Hey everyone, this is Advocate Kulsum Kamal. Welcome you all to my channel Law Mania. आज भी हम इस वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि LLM फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेटेड है। अक्सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपके नोट्स की डिटेल्स दे सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे नोट्स को बाय कर चुके हैं। अगर आप भी मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हैं या फिर आपके किसी भी तरीके के अदर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि आपके लॉ की टीचिंग की बात क्यों आती है, यानी लॉ के पढ़ाने की बात क्यों आती है। तो देखो सबसे पहले आपका 1958 में एक फ़र्स्ट लॉ कमीशन होती है। ये फर्स्ट लॉ कमीशन अपनी 14th रिपोर्ट सबमिट करती है और ये 14 रिपोर्ट आपकी सबमिट करती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ADMM जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो रिपोर्ट कहती है कि जो भी आपका यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो मेन पर्पस है लीगल एजुकेशन, यानी लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस है वो उनका लॉ को इस तरीके से पढ़ाना नहीं है जैसे कि वो साइंस या फिर कोई अदर लर्निंग ब्रांच हो, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस ऑफ लॉ की, ताकि वो लीगल प्रोफेशन में एंटर कर सकें। यानी उन्हें सिर्फ लीगल प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, वकालत में एंटर करने के लिए उनके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये आपका मेन पर्पस हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या आता है। नेक्स्ट आपकी सेकंड रिपोर्ट आती है। सेकंड रिपोर्ट जो आती है वो आपकी आती है 1963 में। ठीक है, 1963 में आपकी सेकंड रिपोर्ट होती है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कमेटी अपॉइंट करती है। इस कमेटी का जो मेन पर्पस होता है वो रिकमेंडेशन करना होता है लीगल एजुकेशन को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। और इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो जस्टिस गजेंद्र गाटकर होते हैं। ठीक है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में जो है वो लीगल एजुकेशन के एम के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? लीगल एजुकेशन के एम के बारे में। ये कहती है कि आपका लीगल एजुकेशन का मेन एम जो है वो आपका स्टूडेंट ऑफ लॉ गुड लॉयर्स, सिर्फ आपके जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको आपका क्या करना है, लॉ स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ आपका एक अच्छा लॉयर बनाना है। ठीक है, हु ऑब्जॉर्व्ड एंड मास्टर्स, जिनको ऑब्जॉर्व कर रखा हो और जिन्हें उन्हें मास्टर्स कर रखा हो। किस किस में कर रखा हो? थ्योरी ऑफ लॉ में कर रखा हो, लॉ की फिलॉसफी में कर रखा हो, और फंक्शंस एंड रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और वो आपके डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं और रोल प्ले कर सकते हैं। जिन्होंने इन सब चीज़ों को, इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जॉर्व कर रखा है या फिर इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या कर रखा है, इन तीनों पॉइंट्स के में मास्टर्स कर रखी है, तो आपका कहा जाएगा कि उस इंसान को एक लीगल एजुकेशन जो है, उसके लीगल एजुकेशन जो है उसने पढ़ रखी है और वो आपका एक गुड लॉयर है। ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है? थर्ड आपकी 2007 आती है। 2007 में फिर आपकी नेशनल लॉ कमीशन आती है। 2007 में आपकी NLC आती है, नेशनल लॉ कमीशन आती है। ये भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 15 अक्टूबर 2007 को, और यहाँ पे आपके ये लीगल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। तो कहीं भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लीगल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखिए, बताइए, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं इस तरीके से इंट्रोडक्शन बना के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट देखिए आपका आता है कि लॉ टीचिंग मस्ट इंटरवेंट विद रिलेटेड टू कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज, यानी जो भी लॉ टीचिंग है, ठीक है, जो भी आप लॉ पढ़ा रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो वो आपके कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है, यानी जो हाल में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। अब ये इश्यूज आपके इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से भी हो सकते हैं और ये आपके कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं, यानी आपके अपने देश के भी हो सकते हैं और बाहरी देश के भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो लीगल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का बताता है वो आपका कहता है करिकुलर एंड सिलेबस मस्ट बेस्ड ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी ऑफ सोशल साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज, यानी जो भी आपके लीगल एजुकेशन का सिलेबस या करिकुलर होना चाहिए वो मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडीज़ होनी चाहिए, यानी उसमें कई सारी फील्ड्स के से रिलेटेड वो होना चाहिए, कई सारे सब्जेक्ट्स को वो कवर करना चाहिए, जैसे इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी आनी चाहिए और सोशल साइंस भी आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड आपका क्या कहता है? थर्ड आपका कहता है करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड्स। अब ये कहता है कि ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये क्या इंक्लूड करता है। देखो सबसे पहला कहता है कि एक्सपेंडिंग डोमेन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, उन्हें एक्सपेंड करता है। प्रोवाइडिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है।
क्लिनिकल कोर्सेज को मॉडर्नाइज करता है, ठीक है। लीगल एड प्रोग्राम्स को मेन स्ट्रीम करता है, यानी प्रोवाइड करवाता है जो लीगल एड कैंप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि डेवलपमेंट इनोवेटिव पेडोलॉजिस्ट मेथड्स, ठीक है। अदर आपके इनोवेटिव मेथड्स जो हैं उन्हें आपके डेवलप्ड कराता रहता है, यानी जो भी अदर मेथड्स होते हैं आपको इनोवेट करने के लिए उन्हें आपके प्रोवाइड करवाता रहता है। नंबर 4 कहता है कि लीगल एजुकेशन ऑल्सो भी सोशली इंगेज एंड सेंसिटाइज स्टूडेंट्स फॉर इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो भी आपके इश्यूज हैं वो सोशली इंगेज होने चाहिए, यानी आपका जो स्टूडेंट्स है वो आपका उसे पता होना चाहिए कि सोसाइटीज़ में क्या इशू है और वो उन इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट कहता है कि इस कमीशन ने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था कि एक सेटअप होनी चाहिए, न्यू रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। जो कि किसके अंडर आएगा, जो कि आपके आएगा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज़ IRAHE, ठीक है। और इसको पावर्स दी गई कि ये डील करेगा उन सारे एस्पेक्ट से जो कि लीगल एजुकेशन से डील करते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी अथॉरिटी है ना, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, ये जो आपकी अथॉरिटी है, इसके जो डिसीजंस होंगे वो आपके क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे सारे इंस्टीट्यूशंस पे जो लॉ पढ़ाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे, इन तीनों पे आपके इसके जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे, बाइंड होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल एजुकेशन। अब देखो लीगल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि ये जनरेट करता है वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर सोशल टास्क। सोशल टास्क को यानी सामाजिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है ये आपके उसको जनरेट करवाता है। ये इंक्रीज करता है अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल मोबिलिटी को। टारगेट ऑफ लीगल एजुकेशन कैन बी मल्टीपल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। जो कि भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं उनके लिए लीगल एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डेवलपिंग बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज एंड शेपिंग वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, ठीक है। लीगल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक परेशानियाँ हैं, उन सबको आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसमें अपना बिलीफ को डेवलप कर सकें और अपने वैल्यूज़ और बिहेवियर को शेप कर सकें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, यानी सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकें। नेक्स्ट आपका देखो लास्ट पॉइंट कहता है कि आपका डेवलप्ड इंटरेस्ट रिसर्च फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिटी यूजिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का यूज़ करके कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन रिसर्च में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है एम ऑफ लीगल एजुकेशन। अब लीगल एजुकेशन के आपके क्या एम होते हैं, तो देखो सबसे पहले कहता है नॉट ओनली क्रिएटेड लॉयर्स बट यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। जो लीगल एजुकेशन का मेन एम होता है वो आपके लॉयर्स को, एडवोकेट्स को क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेन करता है लीगल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को। एक लीगल स्टूडेंट को आपका एक लीगल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बनाता है, यानी आप एक स्टूडेंट होते हो जो लॉ पढ़ते हो, लेकिन जब आप लीगल एजुकेशन पढ़ते हो तो वो आपको एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये इंस्टिल करता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल लीगल रूल्स टू प्रोवाइड देम विद सफिशिएंट एक्सपीरियंसेस इन अप्लाइंग सर्टेन लॉज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके कुछ ऐसे लीगल रूल्स प्रोवाइड करता है जो कि सफिशिएंट होते हैं किसी भी पर्सन को एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ लॉ या सर्टेन एरिया ऑफ लॉ में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फर्निश स्किल एंड कॉम्पिटेंस फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए या फिर उसे मेंटेन करने के लिए जो भी कॉम्पिटेंसी ऑफ स्किल्स चाहिए होती हैं ये उन स्किल्स को फर्निश करता है और प्रोवाइड करता है। लास्ट कहता है कि ये एजुकेट करता है स्टूडेंट को सॉल्व करने में अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को, और साथ ही साथ सॉल्व करने के लिए सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, ठीक है। तो ये तो सारे आपके जी हो गए इसके एम्स। लास्ट हम बात कर लेते हैं आपके लीगल एजुकेशन का क्या मेन पर्पस होता है। तो देखो आपके हम लीगल एजुकेशन के पर्पस को दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्पस जो आता है वो आता है आपका लीगल एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन। ये कहता है कि लीगल एजुकेशन को आपके एक लिबरल एजुकेशन की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। और नंबर सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि लीगल एजुकेशन को हमें एक प्रोफेशनल एजुकेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। देखो अगर मैं प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करूँ तो ये इक्विप करता है लॉ स्टूडेंट फॉर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी फॉर डिस्चार्जिंग वेरियस जॉब। ये कहता है कि अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो एक लीगल एजुकेशन जो होती है वो लॉ स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो प्ले कर सकता है सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट जॉब्स भी आपके क्या कर सकता है
परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपका जो लीगल स्टूडेंट है या लॉ स्टूडेंट है वो एक पॉलिसी मेकर बन सकता है, ठीक है, वो आपका एक लॉयर बन सकता है, एक टीचर बन सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, ठीक है, आपका एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हो सकता है, जज बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें वो परफॉर्म कर सकता है अगर वो एक लीगल एजुकेशन ले रहा है। तो रेंज एंड स्कोप्स आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो जैसे ही आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी मॉडर्न होंगी तो जो भी आपके इनकी रेंज और स्कोप होगा वो आपका क्या होता रहेगा, वो आपका एक्सपेंड होता रहेगा। चलिए, यहाँ तक हुई हमारी वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट में हम आपके जो वेरियस डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ के, और आपके इससे रिलेटेड आपके आगे भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे नोट्स को बाय कर सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके। आई होप आप सबको क्लियर होगा। एग्जाम्स में आपके बहुत कम टाइम रह गया है, सो डू हार्ड वर्क, और बस मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब